तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग न्यू चैप्टर समाकलनों के अनुप्रयोग को स्टार्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लें कि हमें समाकलन की जरूरत क्यों पड़ गई। वाई टू नीड इंटीग्रल कैलकुलस, समाकलन की जरूरत क्यों पड़ गई ना। तो हम लोग क्या है हम लोग को पता है कि ज्यामिति में त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, वृत्त, इन सब के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्रों का अध्ययन किए हैं ना। हम लोग ज्यामिति में ये जो त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, समलंब चतुर्भुज है, वृत्त है और भी जो कुछ निश्चित आकृतियां हैं, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इनके सूत्रों का अध्ययन किए। जैसे त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, हम लोग ये कह दिए। समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग ज्यामिति में त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, वृत्त, इन सबके क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों का अध्ययन किए हुए हैं या सूत्रों को हम लोग जानते हैं। तो वास्तविक जीवन की जो अनेक समस्याओं के लिए गणित के अनुप्रयोग में, यानी वास्तविक जीवन की अनेक समस्याओं के लिए गणित के अनुप्रयोग में जो इस प्रकार के सूत्र क्या होते हैं, मूल होते हैं। वास्तविक जीवन की समस्याओं के लिए गणित के अनुप्रयोग में इस प्रकार के जो सूत्र होते हैं ना, वो मूल होते हैं। और प्रारंभिक ज्यामिति, जैसे ये सब फार्मूला, ठीक है, तो प्रारंभिक ज्यामिति के सूत्रों की सहायता से हम अनेक साधारण आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। साधारण ज्यामिति या प्रारंभिक ज्यामिति सूत्रों की सहायता से अनेक ज्यामितीय आकृतियों का या साधारण आकृतियों का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यह जो सूत्र है, ये सूत्र जो साधारण या फिर प्रारंभिक ज्यामिति के सूत्र हैं, इनकी सहायता से हम लोग वक्रों द्वारा जो घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है उसको ज्ञात नहीं कर सकते। वक्रों द्वारा गृहीत क्षेत्र का क्षेत्रफल इन सूत्रों की सहायता से ज्ञात करना अपर्याप्त है। इसलिए हमें समाकलन गणित की कुछ संकल्पनाओं की आवश्यकता हुई, यानी कुछ कंसेप्ट की जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो व्हाई टू नीड इंटीग्रल कैलकुलस, यानी हमें इंटीग्रल कैलकुलस की जरूरत क्यों पड़ गई, समझ में आ गया। हम लोग ज्यामिति में त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, वृत्त और भी जो विभिन्न ज्यामितीय आकृतियां हैं, इनके क्षेत्रफलों को ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्रों का अध्ययन कर लिए हैं। और वास्तविक जीवन की अनेक समस्याओं के लिए गणित के अनुप्रयोग में इस प्रकार के जो सूत्र होते हैं ना, वो मूल होते हैं। और इस प्रकार के प्रारंभिक ज्यामितीय सूत्र की सहायता से हम लोग साधारण आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। किंतु वक्रों द्वारा जो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है, ये जो हमारे पास प्रारंभिक फार्मूला वगैरह हैं, ठीक है ना, प्रारंभिक जो ज्यामिति फार्मूला हैं वो अपर्याप्त हैं। वक्रों के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये जो हमारे पास प्रारंभिक ज्यामितीय सूत्र हैं वो क्या हुए, ये अपर्याप्त थे। यानी इनके द्वारा जो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है ज्ञात करने में ये पर्याप्त नहीं थे, ठीक है ना, या इनका हम लोग यूज नहीं कर पाए ना। इसलिए हमको समाकलन
गणित की जरूरत पड़ गई। ठीक है, अब जैसे वक्र क्या हो गया, ये वाला डायग्राम ले लो। अब बताओ इसका क्षेत्रफल बता सकते हैं, या हम लोग जो यहाँ पे जो प्रारंभिक ज्यामितीय आकृतियां हैं, प्रारंभिक ज्यामितीय आकृतियां जितना आपने पढ़ रखा है, क्या उनमें से कोई ये है? नहीं है ना, तो फिर ये सब फार्मूला इसमें लगेगा? नहीं लगेगा। इसीलिए हमको नीड पड़ी किसकी? इंटीग्रल कैलकुलस की, अर्थात समाकलन गणित की। अब इस रिलेटेड थोड़ा हम लोग रोचक कहानियां और जान लेते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टेड हैं। जैसे ये इंटीग्रल साइन किसने यूज किया था, है ना? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि हमको इंटीग्रल कैलकुलस की जरूरत क्यों पड़ गई। अब इसमें हम लोग, अच्छा, निश्चित समाकलन को किसने दिया? निश्चित समाकलन किसने दिया ये जान लेते हैं। और फिर जो इंटीग्रल साइन है ये ना, इसको किसने बताया? कुछ हिस्ट्री थोड़ा जान लेते हैं, इंटरेस्टिंग है। बाकी हम लोग जब फिर डीप में चलेंगे हिस्ट्री के लेके, तब फिर हम लोग इसको पढ़ लेंगे ना। तो 1684 से 1806 के बीच, 1684 से 1860 के बीच में लेबनिज ने एक प्रपत्र के बीच में लेबनिज ना, यानी 1684 से 1686 के बीच में लेबनिज ने एक प्रपत्र प्रकाशित किया जिसका नाम क्या था? एक्टा इरोटिडोरियम। डिटोरियम, ठीक है ना। लेबनिज ने 1684 और 1684 से 1686 के बीच में लेबनिज ने एक पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम क्या था? एक्टा इरोडिटोरियम, जिसे कैलकुलस सम्मेटोरियम, ठीक है ना, इसे क्या बोला गया? इसे बोला गया कैलकुलस सम्मेटोरियम, ठीक है। इसे क्या बोला गया? सम्मेटोरियम नाम दिया गया, क्योंकि यह क्या था ना, अनंत छोटे क्षेत्रफलों के योग से संबंधित था। ये जो है अनंत छोटे क्षेत्रफलों के योग से संबंधित था। और वहीं पर इन्होंने क्षेत्रफलों के योग से संबंधित था। वहीं पर इन्होंने इस योगफल के लिए क्या चिन्ह यूज किया? इंटीग्रेशन। समझ में आया? तो 1684 से 1686 के बीच में लेबनिज ने एक प्रपत्र प्रकाशित किया जिसका नाम क्या था? एक्टा इरोडिटोरियम। और इस इरोडिटोरियम को उन्होंने क्या नाम दिया? कैलकुलस सम्मेटोरियम। इन्होंने जो नाम दिया इसका, वो क्या नाम दिया? कैलकुलस सम्मेटोरियम, जिसका अर्थ क्या होता था, या इसका नाम कैलकुलस सम्मेटोरियम दिया क्यों? क्योंकि यह अनंत छोटे छोटे क्षेत्रफलों के योग से संबंधित था। और इस योग को इन्होंने व्यक्त करने के लिए कौन सा चिन्ह यूज किया? ये इंटीग्रल का, इस इंटीग्रल चिन्ह का यूज किया।
चलिए, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग यहाँ पे फिर से बात जान लें कि इंटीग्रल कैलकुलस हम लोग जरूरत क्यों पड़ गई। हम लोग ज्यामिति में त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गए, वृत्त हो गए, हाँ, इनसे संबंधित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने सूत्रों का अध्ययन कर लिया था। और रियल लाइफ में गणित के अनुप्रयोग में इस प्रकार के सूत्र मूल होते हैं। ठीक है ना। तो इन सूत्रों की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, निश्चित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन जो वक्रों द्वारा घिरित क्षेत्र का क्षेत्रफल था वो इन सब साधारण सूत्रों की सहायता से नहीं ज्ञात किया जा सका। इसलिए हमको इंटीग्रल कैलकुलस के संकल्पना की आवश्यकता पड़ गई। ठीक है। और फिर रोचक कहानी क्या है कि 1684 से 1686 के बीच में लेibniz ने एक प्रपत्र प्रकाशित किया जिसका नाम क्या था, एक्टा इरोडिटोरियम। इसका नाम क्यों रखा गया, इसका नाम एक्टा इरोडिटोरियम रखा गया क्यों? और इसे कैलकुलस सेमेटोरियम कहा गया। अब इसे कैलकुलस सेमेटोरियम क्यों कहा गया? क्योंकि यह अनंत छोटे छोटे क्षेत्रफलों के योग से संबंधित था और इस योगफल को रिप्रेजेंट करने के लिए लेibniz ने इंटीग्रल चिन्ह का यूज किया। और इसमें जो निश्चित समाकलन वर्ड यूज हुआ है, निश्चित समाकलन, तो निश्चित समाकलन की जो संकल्पना थी या धारणा, निश्चित समाकलन की संकल्पना या आप कह लीजिए धारणा भी किसने दिया था? लेibniz ने। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब इसमें देखते हैं कि समतलीय वक्रों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल हैं वो कैसे निकालते हैं। समतलीय वक्रों के क्षेत्रफल, समतलीय वक्रों के क्षेत्रफल, एरिया अंडर प्लेन कर्व। एरिया अंडर प्लेन कर्व। अब इसमें हम लोग जानेंगे साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल। साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, ठीक है ना। साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, एरिया अंडर सिंपल कर्व। ना जिसमें नंबर 1 है, जिसमें नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे वक्र y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स अक्ष और कोटियों x बराबर a व x बराबर b द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है ना। इसमें हम लोग नंबर 1 ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसको इंटरचेंज करेंगे दूसरा टाइप का। ठीक है। अब यहाँ वक्र जो है, वक्र वो कुछ भी हो सकता है। अब इससे क्या क्या हो सकता है, आपका हो गया वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय,
ना। फिर जैसे आपका हो गया टी रेशियो का, टी रेशियो, ऐसे बहुत सारे आपको कर्व मिलेंगे ना। उनके द्वारा घिरी क्षेत्र का क्षेत्रफल जिसमें x अक्ष सम्मिलित हो, कोटियां हो जाएगी। अब ऐसे y अक्ष भी सम्मिलित हो सकता है, y अक्ष और फिर y की वैल्यू, वो सब भी सम्मिलित हो सकते हैं, यानी वक्र y अक्ष और यहाँ पर y की वैल्यू a से लेकर के b तक ना। तो सबसे पहले हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स वक्र, x अक्ष और कोटियों x बराबर a व x बराबर b द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। अब आपको समझ में आ गया हो कि वक्र इसमें क्या क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वक्र, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब यहाँ पर हम लोग पहले बना लेते हैं एक्सिस, एक बार देख लूं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक कर्व बना लिए। चलो ये जो कर्व नाम है इसका ये नाम दे दिए, ये y इक्वल टू एफ एक्स है। देखो ये कर्व हमने ऐसे सिंपली बना लिया, बाकी कुछ भी हो सकता है, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। ये हो गया आपका कर्व, उसके बाद ये क्या हो गया, x अक्ष, ये हो गया आपका y अक्ष। जिसने क्या बोला कर्व, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, कोटियां, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए। तो हम लोग यहाँ ये मान के चलते हैं कि जो b है ना वो a से बड़ा है, बाकी आप a ग्रेटर देन b भी ले सकते हैं। चलिए अगर b a से बड़ा है इसका मतलब a छोटा है, हम लोग यहाँ ले लेते हैं मूलबिंदु से इतनी दूरी पर, ये हो गया। और फिर b मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर है, ठीक है ना। तो हो गया x इक्वल टू ए, ये हो गया x इक्वल टू b। अब क्या करते हैं, यहाँ से x इक्वल टू ए का मतलब क्या है ज्यामिति में, इसका ज्यामिति मतलब क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस ना, वही चीज का मीनिंग वही है, इन दोनों का मीनिंग वही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब y के समांतर एक लाइन खींचेंगे जो किससे होकर के जाएगी, x इक्वल टू ए से, ऐसे यहाँ भी खींच लीजिए ना। अब यहाँ से एरिया आप कवर करिए, y इक्वल टू एफ एक्स, यानी ये कर्व हो गया, x अक्ष हो गया, ये देखो x इक्वल टू ए, ये हो गया, x इक्वल टू बी, ये हो गया ना। इसको हम लोग यहाँ भी ले सकते हैं। तो ये वक्र हो गया आपका y इक्वल टू एफ एक्स, ये हो गया x बराबर ए, ये हो गया x बराबर बी। देखो ये इधर वाला पार्ट तो ले नहीं सकते ना, तो हम लोग क्या देखेंगे, x अक्ष ये भी, तो ये देखो ये वाला पार्ट, ये और ये, इनके द्वारा जो घिरा क्षेत्र है वो यही है ना। तो अब हम लोग को इसका एरिया निकालना है, तो हम लोग इसके ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। बाकी इसका डीप में अगर डेरिवेशन देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, तो हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है। डेरिवेशन थोड़ा लंबी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और कंसेप्चुअल है। चलो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक पतली सी स्ट्रिप खींच लें, जैसा अभी इसके पहले कंसेप्ट आपको बताया गया ना, लेबनिज ने जो अपना प्रपत्र प्रकाशित किया था उससे रिलेटेड। तो हम लोग एक पतला सा स्ट्रिप खींच लिए, एक पतला स्ट्रिप खींच लिए। अब ये स्ट्रिप आप चाहे जैसे खींच सकते हो, तो हम लोग ये स्ट्रिप कहाँ खींच लिए हैं, ये अक्ष पर परपेंडिकुलर वाई अक्ष के समांतर। अब ये जो स्ट्रिप है इसकी कुछ न कुछ चौड़ाई होगी, और ये स्ट्रिप कैसा है, लगभग लगभग आयताकार, कंप्लीटली आयताकार नहीं होगा, तो जब बहुत पतला आप खींचेंगे तो लगभग क्या दिखेगा, आयताकार ना। तो ये जो चौड़ाई है इसका नाम दे दिए हम लोग dx, और इसकी जो लंबाई है इसका नाम क्या दे दिए, y ना। तो एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, a ये हो गया आपका लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, dx क्या है, अति सूक्ष्म मतलब चौड़ाई है, ठीक है। अब ये तो हम लोग इतनी स्ट्रिप खींच लिए। अब ऐसे ऐसे क्या करते हैं ना, ढेर सारी पतली स्ट्रिप खींच लें। तो अगर इन सभी स्ट्रिप, ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप हम लोग इस घिरे एरिया में खींच लें तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी एरिया कवर हो जाएगी। यानी इसी टाइप का अगर हम लोग छोटे छोटे स्ट्रिप ऐसे कट कर लें ना, तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी जो स्ट्रिप ढेर सारी होंगी एक ही साइज की,
वो क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को कवर कर लेगा। अर्थात इस टाइप की जितनी भी स्ट्रिप होंगी अगर उनका हम लोग सम करेंगे कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के बी तक, तो वह किसके इक्वल होगा, इस पूरे कवर्ड एरिया के। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ए से, तो ये काम आसान होगा नहीं, तो क्या करना है, ए से बी तक निश्चित समाकलन कर लेंगे। समझ गए ना। ये है वक्र, यक्ष अक्ष और कोटियों x बराबर a, x बराबर b द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, दिए गए वक्र का ग्राफ बनाना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी कंडीशन, जो भी वैल्यू दिया होगा, जो कंडीशन दिया होगा, उन सबको हम लोग इस पे प्लॉट कर लेंगे। प्लॉट करने के बाद क्या करना है, एक स्टेप खींचना है। तो एक स्टेप हम लोग ऐसा खींचेंगे जब जो कि क्या हो, लगभग लगभग आयत के बराबर हो ना। फिर उसी साइज का अगर हम लोग ढेर सारे स्ट्रिप कट करेंगे तो जो ये एरिया इन सब बाउंड्री के द्वारा घिरा हुआ है ना, अगर उन सब स्ट्रिपों को हम लोग ऐड करते जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप ऐड करते जाएंगे, ये पूरी की पूरी एरिया कवर हो जाएगी। लेकिन ये सब काम करना आसान नहीं है, तो हम लोग क्या किए, इसमें से एक छोटा सा स्ट्रिप काट लिए आयताकार, जिसकी लंबाई हम लोग क्या मान लिए y, चौड़ाई क्या मान लिए dx। तो अगर हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल के और धीरे धीरे इसी टाइप के जितने भी क्षेत्रफल आए, वाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स ना, और इन सबका क्या करते जाएं, सम करते जाएं। ठीक है, तो इस तरीके का सम निकालना आसान नहीं है, तो क्या किया गया, इसका एरिया निकाल लिया गया और ए से बी तक का क्या कर दिया गया, समाकलन। ठीक है ना, ए से बी तक का क्या कर दिया गया, समाकलन। अभी जो इसमें इसके पहले कंसेप्ट बताया गया कि जो लेबनीज ने है ना, उन्होंने क्या किया, एक प्रपत्र प्रकाशित किया था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था एक्टा इरोडिटोरियम ना, और इसे क्या बोला गया, कैलकुलस कैलकुलस सम्मेटोरियम। इसका नाम क्या दिया गया, कैलकुलस सम्मेटोरियम। अब जो कैलकुलस सम्मेटोरियम वर्ड यूज क्यों किया गया, क्योंकि यह जो वर्ड है ना, वो छोटे छोटे क्षेत्रफलों के योग से संबंधित था, और छोटे छोटे योग से जब संबंधित था तो उस योगफल के लिए उन्होंने कौन सा चिन्ह यूज किया, ये इंटीग्रल साइन का, इंटीग्रल साइन का यूज किया, किसने, लेबनिज ने। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि ए से अगर बी तक समाकलन कर लिया जाए, ए से बी तक अगर उस सम को जोड़ दिया जाए, हमको क्या मिल जाएगा, ये जो कवर्ड एरिया है इस पूरे का एरिया मिल जाएगा। तो ये आपको फार्मूला मिल गया। ठीक है ना, अब यहाँ से देखो हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप कहाँ पर परपेंडिकुलर है, एक्स पे। अब ये स्ट्रिप क्या करेगी, ये पूरी की पूरी, यानी ए स्ट्रिप ऐसी होनी चाहिए चलायमान हो ना, ये स्ट्रिप जो है वो कैसा होना चाहिए, चलायमान, यानी ये घूमने के लिए स्वतंत्र हो। ये क्या होगा, ऐसे आएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। फिर इसको अगर पीछे करेंगे क्या होगा, ये पूरा कवर कर लेगा ना, ये पूरा ऐसे ऐसे कवर कर लेगा। ठीक है, ऐसे करके कवर करेगा, लेकिन ये घूमेगा कहाँ से कहाँ तक, अगर इसको देखेंगे, देखो यहाँ से यहाँ, फिर ऐसे पूरा कवर करेगा ना। और ये किस अक्ष पर घूम रहा है, यक्ष अक्ष पर, तो किसके सापेक्ष और समाकलन करेंगे, यक्ष के सापेक्ष। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक घूम रहा है, ए से लेकर के बी तक, ए से लेकर के बी तक घूम रहा है, इसलिए समाकलन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ए से लेकर के बी तक। ठीक है, इस तरीके से वक्र, यक्ष अक्ष और कोटियों द्वारा जो घिरे का क्षेत्रफल है उसको निकालने के लिए फार्मूला मिल गया। तब देख लो यहाँ किसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है, यक्ष के सापेक्ष। तो जो y की वैल्यू होगी उसको हमको किस में निकालना होगा, यक्ष के टर्म में। और यक्ष के टर्म में यहाँ लिखने के बाद बाकी आप तो समाकलन जानते ही हैं, उसका हम लोग यूज करके सारी वैल्यू निकाल लेंगे जो इस वक्र द्वारा घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को व्यक्त करता है। ठीक है ना, अब इस तरीके से अगर क्या हो जाए, ये अब यक्स एक्सिस के स्थान पे क्या हो जाए, वाई एक्सिस हो जाए, जहाँ यक्स है वहां पर वाई हो जाए, जहाँ पर यक्स है यहाँ पर वाई हो जाए, और फिर जहाँ वाई है वहां क्या कर दें, यक्स। ठीक है ना, ये बन जाएगा क्या, यक्स इक्वल टू एफ वाई। अब इसे मिटाएं, सेकेंड वक्र एक्स इक्वल टू एफ वाई, यहाँ के ले लेते हैं वाई एच, यहाँ के ले लिए वाई। अब इसका जो डायग्राम होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा।
कुल मिलाकर के यहाँ पर स्ट्रिप वाला ही का ध्यान रखना है। चलो अब हम लोग ऐसे बना लिए, ये हो गया y की वैल्यू, मान लो यहाँ से यहाँ तक है, ये हो गया y की वैल्यू b ना, ये y हो गया, ये वक्र हो गया, ये जो वक्र है इसका नाम क्या है, x इक्वल टू एफ वाई, ये वक्र हो गया x इक्वल टू एफ वाई, और ये हो गया y इक्वल टू a। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पैरेलल टू x एक्सिस। हम लोग देखिए x पर लाइन खींच दिए, ये हो गया आपका y अक्ष, ये हो गया y बराबर a, y बराबर दी b, और ये हो गया आपका कर्व। तो इनके द्वारा जो घिरा क्षेत्र है यही है ना पूरा, ये है ना। तो अब क्या करना है, अब देखो ये कोई, क्या यह कोई निश्चित आकृति है, कोई निश्चित आकृति है, जैसे हम लोग त्रिभुज जानते हैं, आयत जानते हैं, वर्ग जानते हैं, उस टाइप में क्या है ये, कोई नहीं ना। तो फिर क्या करना है, क्या हम इसको उनमें से किसी में चेंज कर सकते हैं। तो अगर चेंज करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इतना सा पार्ट है, इतना सा पार्ट है, जैसे देखो ये मान लो इस तरीके का है। अब कहा जाए कि इसमें हम लोग क्या करने, एक आयताकार भाग काटो। तो आयताकार भाग काटने, मान लो लकड़ी का गुटका है, इसको आयताकार भाग में काटना है, तो क्या करना है, ऊपर से छांट दो, फिर ऐसे इधर से काट दीजिए, फिर ऐसे इधर से काट दीजिए, और फिर यहाँ से ऐसे काट दीजिए, है ना। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, सब निकल जाएंगे, ये बन जाएंगे, है ना। लेकिन बताओ ये आसान काम होगा नहीं ना, टाइम लग जाएगा। तो वैसे यहाँ पर भी हम लोग इसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे, तो क्या करना है, अब इस वक्र द्वारा या इन सब के द्वारा जो घिरा क्षेत्र है उसको ऐसा करिए ना कि एक छोटे से आयत में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या किया कि एक पतली सी पट्टी काट ली गई, एक पतली सी पट्टी काट ली गई, एक आयताकार पट्टी ना, जिसकी चौड़ाई हम लोग क्या ले लेंगे, इसकी चौड़ाई ले लेते हैं dy, क्योंकि ये y अक्ष पर है। अब ये जो है ना किसके पैरेलल है, x के पैरेलल है, जिसका नाम क्या दे दिए x। तो देखो आयताकार है ना, तो ऐसी ही हम लोग क्या करेंगे, अनंत या बहुत सारी पट्टियां काटेंगे। अगर बहुत सारी ऐसी पट्टियां काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे, तो एक स्थिति ऐसी होगी, ये पूरी की पूरी क्या होगी, स्ट्रिप कवर हो जाएगी, ये पूरी की पूरी एरिया जो होगी वो कवर हो जाएगी इस प्रकार के सभी स्ट्रिपों से। अब उन सबको क्या कर देना है, फिर ऐड कर देना है, लेकिन ऐसा कर पाना ये आसान काम नहीं है ना। तो फिर क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लीजिए इस स्ट्रिप का। तो स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो क्या होगा, ये हो गया क्या, लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। हाँ, अच्छा जब ऐसे स्ट्रिप हम लोग कट करेंगे तो बहुत सारे होंगे, और फिर जैसे जैसे ऐड करेंगे ये पूरी पूरी एरिया कवर हो जाएगी। आसान काम नहीं था, तो क्या किया गया, इसका एरिया निकाल लिया गया, और फिर ए से बी तक क्या कर दिया जाए, समाकलन। ए से बी तक क्या कर दिया जाए, समाकलन। तो ये आपको बताएगा इस कर्व और वाई अक्ष और y इक्वल टू ए व y इक्वल टू बी द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है। अच्छा अब देखो फिर से यहाँ से ये स्ट्रिप चलायमान होगी ना, और फिर ये आकार के अनुसार समायोजित हो जाएगी ना। जैसे देखो ये यहाँ पर है, अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा बड़ा होता जाएगा, देखो जैसे नीचे देखो बड़ा होता जाएगा। ये जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप ये क्या करेगी, केवल इसी एरिया में ही कवर करेगी, न तो इससे कम हो घूमेगी, न तो इससे ज्यादा, यानी इसी में घूमेगी। तो ये घूमेगी कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। अच्छा किस अक्ष पर ये घूमेगा, ये किस अक्ष पर घूमेगा पकड़ना, ये पूरा का पूरा आपका y अक्ष पर घूमेगा, ठीक है ना। इसलिए किसके सापेक्ष समाकलन करेंगे, y के सापेक्ष। अच्छा कहाँ से कहाँ घूमेगा, a से b तक घूमेगा, इसलिए समाकलन a से b तक करना है। अच्छा ये स्ट्रिप किसके पैरेलल है, x के पैरेलल है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, x ना। चलो या आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा इस पर एक छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं ना, उसके बाद तक फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें सारा खेल किसका है, स्ट्रिप का, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे ना, स्ट्रिप यानी ये पट्टी ऐसा खींचे ताकि एक ही बार में जो एरिया कवर हो दिए गए कंडीशन के अनुसार, एक ही बार में पूरा क्या करे, घूम जाए ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब साइकिल वगैरह चलाते हैं या फिर कहीं जाना होता है,
तो हम अपनी साइकिल को उस साइड से ले जाते हैं या उस सड़क की तरफ से ले जाते हैं जिस सड़क पर ब्रेकर कम हो। हाँ, जिस सड़क पर ब्रेकर कम हो हम लोग उसी रास्ते को चुनते हैं। हम लोग उस रास्ते को नहीं चुनते हैं जिस पर ज़्यादा ब्रेकर हो ना। वैसे यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे ना, जब स्ट्रिप खींचेंगे तो फिर इसमें किसी प्रकार कोई ब्रेक ना हो, और ब्रेक वहाँ मिलता है जहाँ पर कार्नर होगा। जैसे देखो, अगर हम लोग यहाँ से चलेंगे ना, ऐसे घुमाएंगे, जाकर यहीं अटक जाएगा, रुक जाएगा ना, इसका मतलब इसमें क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। हम लोग को ऐसे रास्ते को नहीं ढूंढना है। तो क्या करना है, इसी प्रकार से स्ट्रिप भी हम लोग ऐसा खींचें ताकि एक ही बार में क्या करे, एक ही बार में पूरा घूम जाए, पूरी एरिया में एक बार में ही घूम जाए। फिर ये देखेंगे कि ये स्ट्रिप लंबवत किस अक्ष पर घूम रही है। ये स्ट्रिप जिस अक्ष पर लंबवत घूमेगी उसके सापेक्ष अवकलन करना है, और उस अक्ष पे कहाँ से कहाँ तक घूम रही है। तो शुरू में जहाँ से लास्ट में जहाँ तक जाएगी वहाँ तक के लिए हम लोग क्या कर देंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट बना लेंगे, और फिर कर डालेंगे सबका निश्चित समाकलन। ठीक है, चलिए जैसे एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू mx कामा x अक्ष एवं कोट x बराबर 2 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। हाँ, एक चीज और, इसमें आप लोग ग्राफ बनाना आना चाहिए। ठीक है ना, जितना अच्छा आप ग्राफ जानेंगे उतना ही आसानी से हो पाएगा। देखो y इज इक्वल टू, अगर ये mx है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, चलो y इक्वल टू x ले लेते हैं। इसका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे, ये y इक्वल टू x का है, और अगर y इक्वल टू माइनस एक्स का हो गया तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इस टाइप से। ठीक है ना, ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स का, और फिर और ऐसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x अगर इस टाइप का होगा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x होगा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस टाइप से। ठीक है, अब ऐसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये देखो, ये सब 11th की चीजें हैं। अगर नेगेटिव हो गया तो ऐसे बनेगा ना। अब ऐसे और भी आएंगी डायग्राम वगैरह, तो हम लोग उसको बना लिया करेंगे। चलिए अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, तो पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष रिप्रेजेंट कर ले। देखो यहाँ कैसा है, ये पॉजिटिव है ना, तो ये मूल बिंदु होकर जाएगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, है ना। और ये एक्स अक्ष होगा तो देखो ये एक्स अक्ष है, ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, तो ये क्या है, वाई इक्वल टू एम एक्स। अब उसके बाद क्या बचता है, एक्स बराबर 2, तो एक्स बराबर 2 यही की मान लें। एक्स बराबर 2 का मतलब क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहाँ 2 है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2,0, इसका 0,0। आइए समझ में। तब देखो वाई इक्वल टू एम एक्स कौन है, एक्स अक्ष कौन है, ये पूरा है, एक्स बराबर 2 क्या है, ये है तो ये पूरा। लेकिन अब देखो ये तीनों कहाँ मिल रहे हैं, तीनों मिल करके कौन सा एरिया कवर कर रहे हैं, तो अब देखेंगे तो ये वाला है ना, ये पूरा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिप खींचेंगे। देखो ये एक त्रिभुज बन गया, आप इसका निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ क्या करेंगे, समाकलन का अनुप्रयोग, नहीं समाकलन गणित का प्रयोग करके कैसे हल करेंगे। तो अब इसमें देखो स्ट्रिप खींचिए पट्टी, हम लोग देखिए करते क्या है, स्ट्रिप को y के पैरेलल खींचते हैं, स्ट्रिप को y के पैरेलल खींचते हैं। लेकिन ये स्ट्रिप कैसा होना चाहिए, आयताकार। लेकिन देखो ये आयताकार है क्या, नहीं ना,
क्या करेंगे, बहुत पतला खींचेंगे, और बहुत पतला खींचेंगे तो फिर ग्राफ आपको क्लियर नहीं दिखेगा, इसलिए हम लोग थोड़ा बड़ा बना लिए हैं। अच्छा, इसका नाम क्या दे दें, dx। अगर इससे किसी को फॉर्मूला नहीं याद है उनके लिए, और ये इसका नाम क्या देते हैं, y। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स। अच्छा, अभी क्या हो गया, कोऑर्डिनेट 0, 0, ये कितना हो गया 2, 0, क्योंकि ये x बराबर 2 डिस्टेंस ही पर आएगा ना। अब इस स्टेप के द्वारा देखिए, ये स्टेप जब घूमेगी देखो ऐसे छोटी हो जाएगी, या अगर कि ये बड़ी हो जाएगी, तो बताओ क्या इस स्टेप में कोई ब्रेक है, नहीं है ना। तो एक बार में सारा कवर कर गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेप एक्स एक्स पर घूम रही है, किसके सापेक्ष समाकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष ना। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक घूम रही है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक घूमेगी। ये जो स्टेप है वो जीरो से लेकर कहाँ घूम, जीरो जीरो से लेकर कहाँ तक घूमेगी, 2, 0 तक। किस अक्ष पर घूम रही है, एक्स अक्ष पर, इसलिए कोऑर्डिनेट किसका लिखेंगे, एक्स का, यानी जो लिमिट होगी वो एक्स वाली होगी ना। तो उसमें से क्या है, छोटी है, ये क्या है, बड़ी है, इसलिए लोअर लिमिट क्या रखेंगे, 0, अपर लिमिट क्या रखेंगे, 2। और यहाँ जो दिया हुआ है वक्र आपका y इक्वल टू एम एक्स है। अब क्या करना है, y को उठा के यहाँ रख देना है, क्योंकि x के सापेक्ष करना है, लेकिन यहाँ तो y है, तो y की वैल्यू यहाँ से निकालिए, उठा के यहाँ रखिए। तो क्या मिल जाएगा, 0 to 2, ये हो गया एम एक्स डी एक्स। ये हमको बाहर कर लीजिए, हो गया 0 to 2 एक्स डी एक्स। समाकलन करिए तो एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 2, और रखिए वैल्यू। तो अपर लिमिट क्या है, 2, यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/2, 0 रख देंगे, 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2m वर्ग इकाई ना। समझ में आया। चलो, अब अगर कोई बोले कि नहीं हम तो स्टेप एक्स वाई एच के समांतर नहीं खींचेंगे, वाई एच के समांतर नहीं खींचेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक्स एच के समांतर खींचेंगे, तो फिर क्या उस स्थिति में वैल्यू हमको सेम मिलेगी ना। तो उस स्थिति में भी वैल्यू सेम मिलेगी, स्टेप आप चाहे जैसे खींचिए वैल्यू हमेशा सेम मिलेगा ना। चलिए इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं, यह करके अगर स्टेप हम ऐसे नहीं खींचे, अब स्टेप हम ऐसे खींचना चाहते हैं, ठीक है ना, ये स्टेप हम लोग ऐसे खींचेंगे। अच्छा चलो, तो अब यहाँ से आपको सॉल्व करना होगा ना, y इक्वल टू एम एक्स। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ग्राफ बनाना है, सारे इसके कट पॉइंट निकाल लेना है, उसके बाद क्या करना है, हमको एक स्टेप खींचना है, चाहे वाई एच के पैरेलल चाहे एक्स एच के पैरेलल ना। और फिर क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 2। अब देखो ये x इक्वल टू 2, y इक्वल टू एम एक्स, यहाँ कट कर रहा है, देखो y इक्वल टू एम एक्स, ये कट कर रहा है ना। इन दोनों को सॉल्व कर लो, को हल करने पर, हल करेंगे, x मान दो यहाँ रखिए, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2m मिला। इसलिए बिंदु क्या होगा, इसलिए बिंदु क्या मिलेगा, x का मान प्लेट 2, y का मान 2m, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट मिल गया वो आपको मिल गया 2, 2m। अब इससे यहाँ क्या करिए, लंब खींच दीजिए ना। वैसे अभी हम लोग अभी एक मेथड और है ना, उसको नहीं पढ़े हैं, इसलिए उसको पढ़ने के बाद इसे करें तो अच्छा है, ठीक है। उस मेथड को पढ़ ले तब, जिसे हम लोग बोलते हैं दो वक्र द्वारा गृहीत क्षेत्र का क्षेत्रफल, दो वक्र द्वारा गृहीत क्षेत्र का क्षेत्रफल उसके द्वारा हम लोग निकाल लेंगे। चलो फिलहाल देख लीजिए, ये स्टेप क्या वाई एच पे पहुंची नहीं ना, इसको क्या करें, डॉटेड लाइन से बना लीजिए, डॉटेड लाइन से। अब ये स्टेप हो गई कवर। वैसे देखेंगे तो ये क्या बन गया, पूरा आयत बना। हमको क्या निकालना है ना, केवल इतने के एरिया निकालना है, ये इतने के एरिया, समझ गया ना। अच्छा ये 2 है तो ये भी 2 होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 2 है, ये आपका x इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू क्या होगी, 2m, ये भी क्या होगा, 2m होगा,
ये कितना है 2 है, ये भी क्या होगा 2 होगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लें, ये वाला। तो अब देखो ये जो स्ट्रिप है, ये वाली स्ट्रिप ऐसे देखो छोटी हो जाएगी यहाँ से ऐसे, फिर इसी में तो कवर करेगी ना। तो क्या करना है, इसका एरिया निकालिए। तो ये स्ट्रिप जो है यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी 0,0 से। अच्छा, हम लोग लंब कहाँ खींचे हैं, वाई अक्ष पर। लंब जो है वाई अक्ष पर खींचे हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 0,2m। ये स्ट्रिप जो है ना वाई अक्ष पर मूव करेगी, देखो यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी ना। ये जो स्ट्रिप है वाई अक्ष पर मूव करेगी, तो वाई का कोऑर्डिनेट लिखिए 0, ये क्या हो जाएगा 2m ना। तो वाई अक्ष पर मूव करेगी, इसलिए वाई के सापेक्ष समाकलन ये हो गया dx। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालिए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी y। अब इसका आप समाकलन करिए, तो क्या मिलेगा y²/2। अब यहाँ से वैल्यू क्या रखना है 0 to 2m, 0 to 2m। यहाँ से x की वैल्यू क्या है, ये x की वैल्यू y/m है ना जी। हम लोग यहाँ से बाहर करते हैं। अब इसका आप समाकलन करिए, तो कितना मिलेगा, समाकलन करिए। समाकलन होने के बाद y²/2 मिला। अब अपर लिमिट रखिएगा, तो 1/m हो जाएगा 4m²/2 माइनस 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 2m वर्ग इकाई, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका वर्ग इकाई। लेकिन हमको क्या करना है, हमको क्या, देखो स्ट्रिप जो है तो पूरी मूव कर रही है ना। तो अब क्या करेंगे, अगर इस पूरे वर्ग, इस पूरे में से, अगर इस पूरे में से इतने का जो एरिया है, इतने का एरिया, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली एरिया अगर क्या करें घटा दें, हमको इस वाले की एरिया मिल जाएगी। ये जो स्ट्रिप है ना इतनी वाली, ये स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक देखो ऐसे पूरी मूव करेगी, कर जाएगी ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा। तो अगर हम ये जो एरिया आई है ये वाली इतना, इतना अगर इस पूरे में से इतना घटा देते मिल जाएगा ना, हमको निकालना यही है। तो लिखेंगे इसलिए अवशिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये क्या है आपका आयत है, हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई माइनस ये वाला एरिया क्या करिए घटा दीजिए, इसका एरिया कितनी आई है 2m। तो कितना हो गया 4m, 4m माइनस 2m कितना आ जाएगा 2m वर्ग इकाई। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो देखिए आपने दोनों मेथड शायद जैसे आप हल करिए सबसे वैल्यू सेम मिलेगी। ये सेकेंड मेथड है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद क्या करना है, जितने भी कार्नर पॉइंट मिले हों, कोने बिंदु, उनका हम क्या करेंगे प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के बाद क्या करना है, स्ट्रिप खींचना है। तो हमको ऐसी स्ट्रिप खींचना है जो क्या करे, पूरी की पूरी एरिया एक ही बार में कवर कर ले। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वृत्त x² प्लस y² बराबर a² का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना। तो क्या करना है, अभी पहले इसका आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम ठीक है। एक वृत्त है, तो वृत्त x² प्लस y² बराबर a² का केंद्र क्या है 0 0, त्रिज्या क्या है, वो इसकी त्रिज्या क्या है ये। अब इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना।
देखो इसके लिए ढेर सारे रूल हैं ना। अब इसमें स्टेप खींचना है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसका सेंटर ये है 0,0, इसकी रेडियस क्या होगी ए, तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की त्रिज्या होगी, इसका नाम लोग लो। ऐसे यहाँ तक भी क्या होगी, त्रिज्या होगी ना। ऐसे ये भी क्या होगी, ऐसे ये भी होगा। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, a,0। देखो ये भी ए होगा, लेकिन मूल बिंदु के लेफ्ट में है, कोऑर्डिनेट ये। ऐसे ये भी क्या होगा, ए होगा, तो क्या हो जाएगा 0,-। ऐसे यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ए होगा, लेकिन वाई एच की धन दिशा में है तो 0, हाँ। तो इस देखो कितने पार्ट बने हैं, 4 पार्ट बने कि नहीं। तो अब क्या करना है, ये चारों पार्ट सेम होंगे कि अलग अलग होंगे, ये सेम होंगे। तो ये सेम कैसे होंगे, हम लोग यहाँ चेक करते हैं। देखो अगर x के स्थान पे -x रखेंगे, समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो y के सापेक्ष सममित। और फिर अगर y के स्थान पे -y रखेंगे, समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये x के सापेक्ष सममित। और अगर दोनों रखने से, यानी इस स्थिति में तो 2 भाग बनेगा, इस ऐसे इस स्थिति में क्या होगा, 2 भाग बनेगा। लेकिन x के स्थान पे -x, y के स्थान पे -y, दोनों रखने से अगर समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो y के सापेक्ष सममित होगा, x के सापेक्ष सममित होगा। तो यहाँ से कितने पार्ट बने थे, 2, यहाँ से कितने पार्ट बने थे, 2। तो कितने पार्ट हो जाएंगे, 4। और चारों के चारों कैसे होंगे, समान एरिया के होंगे ना। अब यहाँ रख करके चेक करिए, तो x के स्थान पे -x, y के स्थान पे -y रखेंगे, तो वैल्यू कितनी आ गई, x²। ये भी कितनी आ गई, y²। तो क्या समीकरण में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ ना। अर्थात ये जो सर्कल है, सर्कल ना, ये क्या है, x अक्ष और y अक्ष दोनों के सापेक्ष सममित है, ठीक है। तो यह वृत्त x अक्ष व y अक्ष दोनों के सापेक्ष सममित है, दोनों के सापेक्ष सममित है। इसलिए इसके 4 भाग होंगे, 4 बराबर भाग होंगे। ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है ना, किसी एक भाग के लिए निकाल लो और 4 का गुणा कर देना। तो ये बराबर है, अगर मैं इसका निकाल लूँ तो जितना ये आएगा उतना ये भी आएगा, उतना ये भी आएगा, उतना ये भी आएगा। तो चारों को अलग अलग निकालने से फायदा क्या है, एक का निकाल लें और 4 का क्या कर दें, गुणा कर दिए। तो हम लोग को यूज क्या करना है, कैलकुलस का। तो कैलकुलस का यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक स्टेप खींचेंगे। तो स्टेप जैसे मर्जी करे वैसे खींच दो, चाहे ऐसे खींच दो, यानी x के समांतर, और चाहे y के समांतर, जैसे इच्छा करें ना। तो मैं यहाँ पर y के समांतर खींच दे रहा हूँ, आपकी मर्जी। इसमें चाहे आप जिसके सापेक्ष खींच दो, सबसे रिजल्ट क्या होगा, सेम मिलेगा। तो इसलिए एरिया क्या होगा, तो कितने भाग हैं, 1 2 3 4, तो 4 का गुणा कर लो। रीजन कैसा क्यों हुआ, ऐसा सिमेट्रिसिटी की होने की वजह से। दोनों अक्ष के परिधि, दोनों अक्ष के परिधि कैसे पता करेंगे, x के स्थान पर -x, y के स्थान पर -y रख दो। अगर दोनों के रखने से समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वह जो वक्र होगा वो दोनों अक्ष के परिधि सममित होगा। तो उसके कितने पार्ट बनेंगे, कितने कटना हो, कितने पार्ट बनेंगे, 4। ठीक है। तो किसी एक पार्ट का एरिया निकाल लो, 4 का गुणा कर दो। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि स्ट्रिप खींचना है। एक स्ट्रिप ऐसा खींचो जो पूरी की पूरी एरिया कवर कर ले। देखो अगर हम लोग ऐसे घुमाएंगे, घूम जाएगा ना पूरा, कहीं रुकेगा क्या, नहीं ना, कहीं नहीं रुकेगा। ठीक है। अब अगर हम लोग ऐसे खींच दें, इस टाइप से ऐसे, तब भी ये क्या होगा, पूरी की पूरी एरिया कवर कर लेगी। इसलिए चाहे जिसके समांतर आप स्ट्रिप खींचिए। तो अब देखो तो किस अक्ष पर घूमेगा, ये स्ट्रिप एक्स अक्ष पे, तो एक्स के सापेक्ष, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वाई डी एक्स। अच्छा ये घूमेगी कहाँ से कहाँ तक, इस ओ से लेकर के यहाँ तक, यानी 0 0 से लेकर के 1,0 तक। तो किस अक्ष पर घूम रही है, एक्स अक्ष पर, इसलिए किसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे, एक्स के। ठीक है। 0 to a हमेशा
लिमिट जो लिखेंगे वो लेफ्ट से राइट लिखेंगे। अब यहाँ से आप y की वैल्यू निकालिए, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा आपका करड़ी में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका क्या कर देंगे, समाकलन। इसका समाकलन क्या होता है, 1/2 एक्स रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट लगा दिए 0 to a, ठीक है ना। अब रखिए यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अच्छा तो 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो 1/2 कॉमन लेंगे, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2। अच्छा रहने दो, चलो अपर लिमिट रखिए a, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे क्या होगा a स्क्वायर साइन इनवर्स a अपॉन ए माइनस, देखो 0 रखेंगे, यहाँ 0 पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा क्या हो गया 0, तो हो गया 4, हो गया 0 प्लस हाफ ए स्क्वायर, ये कैंसिल, कितना आएगा 1, तो साइन इनवर्स 1 माने क्या, पाई/2 ना। अभी क्या होगा 4 हो जाएगा, 4 इंटू तो पाई ए स्क्वायर बाई 4 कैंसिल, तो क्या मिल गया, ये पाई ए स्क्वायर वर्ग इकाई। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर, जो हमारे सिलेबस में है। इतना चीज सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन बेसिक था, ये जानना जरूरी था, इसलिए बता दिए। जो आपके सिलेबस में है वो है 2 वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्र या 2 वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। 2 वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। 2 वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। चलिए एरिया कवर्ड बाई एरिया कवर्ड बाई कवर्ड एरिया कवर्ड बाई 2 कर्व, 2 कर्व्स, एरिया कवर्ड बाई 2 कर्व्स। अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको 2 कर्व लेने होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना 2 वक्र y इक्वल टू f1x और दूसरा ले लेते हैं तथा y इक्वल टू f2x। हाँ, अब इनके द्वारा आपको घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। एवं x इक्वल टू a व x इक्वल टू b। एवं ये x इक्वल टू a व x इक्वल टू b पर काटते हैं।
ठीक है, अब दो कर्व बना लेते हैं। एक कर्व हम लोग ये ले लिए, इसका नाम क्या दे दिए, y इज इक्वल टू f1x। अब एक दूसरा कर्व बनाते हैं, इसका नाम क्या दे दिए, y इज इक्वल टू f2x। अभी देखो ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, मान लो x इक्वल टू a पर, ये हो गया a, नाम दे दिए, यानी जो इसका पॉइंट आएगा, पॉइंट वो, इसका नाम क्या दे दिए। कहने का मतलब क्या है, हम लोग दोनों वक्रों को सॉल्व करेंगे। देखो इसी समाकलन का अनुप्रयोग में हम लोग दिए गए वक्र को ग्राफ एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट करेंगे, बनाएंगे। उसके बाद उनके जितने भी कार्नर पॉइंट होंगे, सारे कार्नर पॉइंट को कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ही सारे प्रोसेस करना है। तो अब हमको एरिया किसका निकालना है, इस वक्र और इस वक्र के द्वारा जो क्षेत्र बनेगा, जो कवर एरिया होगा, वो निकालना है। देखो ये कर्व हमारा ये हो गया, ये कर्व ये हो गया, इन दोनों वक्रों के बीच जो क्षेत्र है वो यही तो है ना। जब कर्व बना लिए, सारे पॉइंट्स मिल गए, ठीक है ना, सारे पॉइंट्स मिल गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिप खींचेंगे। अब देखो इसमें हम लोग स्ट्रिप दो टाइप से खींच सकते हैं। एक स्ट्रिप देखो ऐसे y के पैरेलल खींच लीजिए ना, हम लोग एक स्ट्रिप y के पैरेलल खींच सकते हैं। दूसरा देखिए हम लोग ऐसे खींच सकते हैं x के पैरेलल। तो अब इसमें हम लोग क्या करना है, चाहे जैसे खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जैसे खींच लीजिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन हम लोग क्या करना है, ऐसे स्ट्रिप खींचना है जो एक ही बार में सारी एरिया कवर कर ले। तो ये स्ट्रिप क्या है, जब खींचेंगे ना y के पैरेलल, तो देखो ऐसे छोटा हो जाएगा, ऐसे पूरा बड़ा होकर के ये पूरा देखो, क्या कहीं ब्रेक रुका, नहीं रुका ना। ये पूरे इस एरिया में एक बार में घूम जाएगा। जैसे ये पूरी एरिया में घूम जाएगा, तो उस स्थिति में क्या करना है, हमको स्ट्रिप y के पैरेलल लेना है। लेकिन जब हम लोग इस तरीके से खींचेंगे, इस तरीके से देख लो, थोड़ा ऐसे खींचेंगे, और जैसे आप लोग ऐसे खींचेंगे ना, ये जाकर के देखो यहाँ कार्नर है ना, ये कार्नर पे जाकर के रुक जाएगा। जैसे देखो ये है ये कार्नर पर, जैसे मान लो पानी अगर यहाँ से फ्लो हो रही है, तो जब जाएगा ना यहाँ से टकराएगा, फिर वापस आएगा। लेकिन अगर ये कार्नर ना हो तब क्या होगा, अगर ये कार्नर ना हो, देखो ऐसे ऐसे, बताओ ये क्या होगा, ऐसे सीधे निकल जाएगा ना। इसमें भी हम लोग क्या करना है, उसी प्रकार का स्ट्रिप ढूंढो जिससे कि वह एक ही बार में सारी एरिया को कवर कर जाए, कहीं पर रुके ना। लेकिन जब हम लोग ऐसे खींचेंगे जाकर के, ये देखो कार्नर है ना, यहाँ पर रुक जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स के समांतर स्ट्रिप नहीं खींचेंगे, केवल किसके समांतर खींचेंगे, वाई के समांतर। अच्छा, लेकिन ये स्ट्रिप क्या है, एक्स अक्ष पे पहुंची क्या, नहीं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डॉटेड लाइन से एक्स अक्ष पर बढ़ा लेंगे, ठीक है ना, एक्स अक्ष पे पूरा बढ़ा लेंगे। चलिए अब इसका एरिया निकालिए। अब देखो ये इस वाले के लिए, तो देखो ये पूरी एरिया है, इसके लिए जो कवर एरिया है वो यही तो है। ये जो स्ट्रिप है ना, स्ट्रिप ये पूरी ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी नहीं ना। तो ये तो इस कर्व के द्वारा द्वारा जो घिरा क्षेत्र है वो ये पूरा है। तो क्या करना होगा, तो ये स्ट्रिप कहाँ घूम रही है, ये जो स्ट्रिप है ये एक्स अक्ष पे घूम रही है, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। तो हो गया ए से बी तक, किस अक्ष पे घूम रही है, एक्स अक्ष पे ना। तो किसके पैरेलल है, वाई के पैरेलल, हम लोग देंगे हमारे, इसका नाम देते हैं ना y1, इसका नाम y2। ये हो गया आपका y1, ठीक है ना। अच्छा ये तो इसके द्वारा निकला है। अब देखो इसके द्वारा ये देखो स्ट्रिप हो गई ना, इतना छोटा सा। ये अभी क्या करेगा, ये पूरी एरिया कवर करेगा ना, ये पूरी की पूरी एरिया कवर करेगा। ये भी स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक घूम रही है, ए से बी तक, किस अक्ष पे घूम रही है, एक्स अक्ष पर, किसके समांतर है, वाई के। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इस पूरे में से, देखो हमको निकालना ये वाला है ना, ये वाला भाग, अगर इस
पूरे में से ये वाला एरिया माइनस कर दें, अगर इस पूरे में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा ना, इसलिए माइनस A2B हो गया Y2 dx। देखो ये कौन है, Y2 ही तो है, ठीक है ना। ये स्टेप कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही है, A से B तक, किस अक्ष पर है, x अक्ष पर, इसलिए x के सापेक्ष समाकलन। और ये कर्व कौन है, ये देखो दूसरा है, ठीक है ना, जो कि दूसरा। अब अब क्या करता है, जो इंटीग्रल होता है वो लीनियर प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करता है, तो हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं A2B Y1 माइनस Y2 dx। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड एरिया, समझ गए ना। तो इसी पर आधारित क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। देखो इसमें सारा खेल स्टेप का है, बाकी सारे पॉइंट्स वगैरह हो गए, समाकलन आपको आना चाहिए, निश्चित समाकलन कैसे निकालते हैं। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में वो आ भी जाए ना। एग्जाम्पल क्या है, दो परवलयों y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एवं y स्क्वायर इक्वल टू एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ बनाइए। देखिए y में क्या है 1 घात, x में 2 घात, इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे होगा। यहाँ पे क्या है, x में 1 घात है लेकिन पॉजिटिव है ना, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे। तो इसने क्या बोला है, इसके द्वारा और इसके द्वारा जो क्षेत्र घिरेगा वो निकालना है। ये देखो दोनों कहाँ मिल रहे हैं, देखो ये तो इधर निकल चला गया, ये इधर चला गया, ये ऐसे हो गया, इधर ऐसे हो गया, लेकिन ये दोनों मिले कहाँ है, ये है ना, तो इसी के लिए निकालना है। तो ग्राफ तो बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग करना है ना इन वक्रों को सॉल्व, ताकि देखो ये कटानमेंट इनका आ जाए। चलिए तो परवलयों, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बना लो, तथा y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसको तो बना लो। अब समीकरण 1 व 2 से ऐसे गई, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए, तो हो जाएगा y इक्वल टू वाई स्क्वायर, ट्रांसफर कर लीजिए, y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 और 1 ना। अब इस पर x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ रखिए, यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, 0 पर हो जाएगा 0 और 1 पर क्या हो जाएगा 1, है ना। इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गया, प्रतिच्छेद बिंदु आ गया 0 पर 0, 0 पर 0 एंड 1 पर क्या आया, 1 आया, यानी ये हो गया आपका 1,1। ये क्या हो गया 0,0, क्यों 0 0 यहाँ तो हो नहीं सकता, हो गया। अब क्या करना है, स्टेप खींचना है, स्टेप। तो अब स्टेप कैसे खींचिए, हाँ स्टेप कैसे खींचिए, तो स्टेप आप चाहे इससे खींच लो, चाहे ऐसे, चाहे आप ऐसे खींच लीजिए और चाहे ऐसे खींच लो, चाहे x के समांतर चाहे y के समांतर। तो हम यहाँ x के समांतर खींच,
है ना। लेकिन ये देखो ये जो स्टेप है, क्या ये सच में पहुंची नहीं ना, हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे बढ़ा लेते हैं इसे, तभी तो घुमा पाएंगे ना। चलो अब यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर खींच दे रहे हैं। देखो एरिया हमको ये निकालना है, तो कहाँ पर हम खींचे हैं, एक्स अक्ष पर, तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 1। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 का मान। अच्छा ये वाला जो कर्व है ये कौन है, ये कर्व कौन सा है, ये वाला y² = x। और ये वाला कर्व कौन सा है, ये वाला जो कर्व है वो आपका ये y = x²। ठीक है, इसलिए रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा। अब क्या करना है, ये देखो ये वाला भाग जो है ये पूरा बनाएगा। देखो ये जो कर्व है ये स्टेप ये पूरी एरिया कवर कर लेगी, ऊपर वाले के लिए कवर करेगी ना। यहाँ से यहाँ तक देखो ऐसे जाएगा, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, और फिर इसके लिए हम लोग दूसरी स्टेप खींच लें। चलो वैसे एक ही स्टेप से काम चला लो, अच्छा है। तो जो नीचे वाला है ना ये इसको हम लोग दूसरा मान लेते हैं, जैसे कवर करेगा ना पूरा। तो बड़ा वाला इस बड़े वाले भाग को कवर करेगा, छोटा वाला इस नीचे वाले भाग को कवर करेगा। लेकिन हमको चाहिए अगर इस पूरे में से अगर ये वाला घटा दे, हो जाएगा। चलो तो ये स्टेप कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, ये स्टेप यहाँ से ऐसे पूरा कवर करेगा ना ये। तो किस अक्ष पर घूम रहा है, एक्स अक्ष पर। किसके सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। कहाँ से कहाँ तक घूम रहा है, ये देखो। तो 0 से 1 0 किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर, इसलिए एक्स का कोऑर्डिनेट। लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to 1। ठीक है। अच्छा तो जब एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो ऊपर वाले में से घटाना है, ऊपर वाले में से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, y1 - y2। तो अगर इसको y1 मानेंगे तो y किलो निकालिए, क्या आएगा, रूट में x। और फिर यहाँ से इसको y2 मानेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगा, x dx। तो इसका आप समाकलन कर लीजिए। इसका समाकलन क्या होगा, 3/2 तो जाएगा 2/3, 3/2। इसका क्या हो गया, x³/3। अब लिमिट लगा दीजिए 0 to 1। तो 1 रखेंगे क्या जाएगा, 2/3, 1/3। वहाँ रखेंगे 0 - 0। ठीक है, आ गया 1/3 वर्ग इकाई। इस स्टेप अगर आप ऐसे खींचेंगे एक्स के समांतर तब भी आ जाएगा। ठीक है, आप ट्राई कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को दिए गए वक्र का ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद ये देखेंगे कि वो दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं कि नहीं। अगर कट कर रहे हैं तो जितने भी कार्नर पॉइंट आएंगे सब कार्नर पॉइंट को निकाल लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको पट्टी खींचना है, एक आयताकार पट्टी ना। अगर आयताकार पट्टी y के समांतर खींचेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करना होगा, और जो बिंदु दिया होगा उसका x कोऑर्डिनेट लिखना होगा। और अगर स्टेप y या x के समांतर खींचेंगे, ठीक है ना, तो किसके सापेक्ष अवकलन समाकलन करना होगा, y के सापेक्ष। तो जो बिंदु दिया होगा उसका हम लोग y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ठीक है ना। अगर स्टेप x के समांतर खींचेंगे तो y का कोऑर्डिनेट लोअर लिमिट और अपर लिमिट होगा। और अगर y के समांतर खींचेंगे तो फिर x के सापेक्ष समाकलन करेंगे और लिमिट किसका लिखेंगे, x का। ठीक है, लोअर से अपर। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। हम लोग अब अगले लेक्चर में इसके बाद के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यूट्यूब पर आएंगे लाइव क्लास लेकर के सैटरडे को। ठीक है ना। तो सैटरडे को हम लोग आएंगे लाइव क्लास पे। सैटरडे, संडे, ये 2 दिन
ये 2 डेज हम लोग फुल रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। फुल रिवीजन करेंगे मैथ्स में पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मैथ्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का फुल रिवीजन करेंगे, वो भी लाइव क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।